हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम सभी आपके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाएं। तो हम सभी के साथ बने रहिए ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे जाते रहें और हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हम बहुत खुशी होगी जब आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे से होते हैं। तो चलिए आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हम कराने जा रहे हैं वो है आपकी कक्षा यानी कि आपकी क्लास 12th के हिंदी कोर की हिंदी पूरक पुस्तिका वितान भाग 2 का पाठ 3 अतीत के दबे पांव। तो ये जो पाठ है इसमें अतीत के बारे में बताया गया है। सबसे पुरानी मिली सभ्यता कौन सी हमारी मिली के जो मिली है उसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की है। तो ये जो पार्ट है इसमें मोहनजोदाड़ो के बारे में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वहाँ पर क्या क्या मिला है, क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ खुदाई में कैसे कैसी इमारतें थी, स्नान घर थे, कुंड थे, सभी कुछ बहुत अच्छे से। कैसे ये सभ्यता अचानक खत्म हो गई आज तक किसी को समझ में नहीं आया। क्या ऐसा हुआ था कि एक बैक ये सभ्यता इतनी अच्छी डेवलप, मतलब बहुत ही प्लान्ड सिटी जिसको बोलते हैं ऐसा बनाया गया और उसके बावजूद भी सरवाइव नहीं कर पाई, एकदम से जो है खत्म हो गई। तो चलिए इसी मोहनजोदाड़ो के बारे में हम इस पार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज भी शहर के किसी सुनसान रास्ते पर खड़े होकर बैलगाड़ी की रुनझुन की आवाजें सुनी जा सकती हैं। खंडर बने घरों की टूटी सीढ़ियां अब चाहे कहीं न ले जाती हों, चाहे वे आकाश की ओर अधूरी रह गई, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर चढ़ गए हैं। वहां चढ़कर आप इतिहास को नहीं बल्कि उससे कहीं आगे देख रहे हैं। तो लेखक हमारे कहाँ हैं? उन खंडरों में हैं। आज भी अगर वहां खड़े हो जाएं तो कहते हैं कि रुनझुन बैलगाड़ियां जो गुजरती हैं उनकी आवाज़ों को हम सुन सकते हैं। वहां सीढ़ियां भले खत्म हो जाएं, टूट गई हैं, लेकिन हम वहां पर जाकर इतिहास के सबसे ऊपर चरम हिस्से पर खड़े होते हैं क्योंकि हम सबसे पुरानी सभ्यता को देख रहे होते हैं। मोहनजोदाड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा बौद्ध स्तूप है। मतलब सबसे ऊंचा देखा जाए तो क्या है? बौद्ध स्तूप। अब यह केवल मात्र एक टीला बनकर रह गया है। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं की कब्रें भी हैं। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं, यानी कि डेवलप सभ्यता यानी नगर सभ्यता को जो सबसे पहले डेवलप हुई उसका पुराना लैंडस्केप है। इसे देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। तो ये जो स्तूप बीच में है ना, बौद्ध स्तूप, तो ये बना बौद्ध स्तूप की तरह है। यहाँ पे बौद्धों की कब्रें भी मिली हैं, लेकिन अब ये सिर्फ टीला मात्र रह गया क्योंकि अब ये ज्यादा डेवलप नहीं रहा। अब ये जो है इसको क्या मानते हैं? क्योंकि सबसे ऊंचा है, बीच में है, बहुत पुराना है, तो पुरातत्ववेत्ता इसको क्या बोलते हैं? गढ़ बोलते हैं, क्योंकि उस समय में ये सबसे ऊंचा था, यानी कि बहुत ही पूजनीय या अहम हिस्सा रहा होगा शहर का। ये गढ़ कभी न कभी राज सत्ता या धर्म सत्ता के केंद्र में रहे होंगे, ऐसा भी माना जा सकता है। इन शहरों की खुदाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाकी बड़ी इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला, सभी अतीत की चीजें कहीं जा सकती हैं, परंतु यह गढ़ उस अद्वितीय वस्तुकला कौशल से बाकी बचे नमूनों से है। वहां पे सभी कुछ मिला, सभागार मिला, आपका क्या कहते हैं, ज्ञानशालाएं मिली, सब कुछ, लेकिन ये बौद्ध स्तूप जो है ये बहुत ही अहम है। मोहनजोदाड़ो शहर की संरचना नगर नियोजन का अनूठा प्रमाण है। यानी नगर नियोजन यानी कि जिसको हम प्लान्ड सिटी कहते हैं, सिटी कोई डेवलप करी जाए तो बहुत ही प्लान से किया जाए कि भाई सीपेज सिस्टम कहाँ होगा, कहाँ पे आपका हॉस्पिटल होगा। जैसे अभी अगर हम प्लान करें तो सबसे पहले जो होता है वो घर, जो शहर का सीपेज की व्यवस्था होती है क्योंकि वो अंडरग्राउंड होती है, उसको डेवलप किया जाता है। घरों को होता है, कहाँ पर आपके शॉपिंग मॉल्स होंगे, कहाँ शॉप्स होंगी, कहाँ पे स्कूल होगा, कहाँ पे अस्पताल होगा, कहाँ पुलिस स्टेशन होगा, सारी चीज़ों को प्लान करके सिटी को बसाया जाता है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो भारत में चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जिसे प्लान करके बसाया गया है। उदाहरण है, यहां की सड़कें अधिकतर सीधी या फिर आड़ी हैं। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के नगरों के सेक्टर कुछ इसी नियोजन से मेल खाते हैं। आधुनिक परिवेश के इन सेक्टरवादी नागरिकों में रहन सहन को लेकर नीरसता आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है, दुनियादारी के अपनत्व ने उसे विश्वास नहीं रहा है। तो आप अगर मोहनजोदाड़ो को देखेंगे
तो अगर उसको देखेंगे तो आजकल के जो आर्किटेक्ट हैं, जो डिजाइन करते हैं, उन्होंने बहुत हद तक मोहनजोदाड़ो की प्लानिंग को एक्सेप्ट किया है, बहुत ज्यादा तक, क्योंकि वहां का जो नियोजन है वो बहुत ही अलग तरीके से है। मोहनजोदाड़ो शहर में जो स्तूप मिला है उसके चबूतरे के गढ़ के पीछे उच्च वर्ग की स्थिति है। तो जो चबूतरा मिला है उसके बैक साइड में जो धनांग वर्ग या उच्च पद पे जो लोग रहते थे, उन लोगों की बस्ती उस चबूतरे के पीछे की साइड में है। इस बस्ती के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंध नदी बहती है। तो अब इस जो चबूतरा है, चबूतरों के पीछे उच्च बस्ती है और उससे अगर 5 किलोमीटर और पीछे जाएंगे तो वहां पर सिंध नदी बह रही है। अगर इन उच्च वर्गीय बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाएं तो दूर तक खंडर, टूटे फूटे घर दिखाई पड़ते। ये टूटे फूटे घर शायद कारीगरों के रहे होंगे। तो अब अगर हम क्या करेंगे, हम दक्षिण की तरफ, ये चबूतरा है, हम दक्षिण की तरफ अगर देखेंगे तो क्या होगा, वहां पर बहुत दूर तक टूटे फूटे घर दिख रहे हैं। तो ये कयास लगाया जा रहा है, या अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो कारीगर होंगे या जो निम्न वर्ग के जो काम करते होंगे, उन लोगों के घर रहे होंगे। चूंकि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री से नहीं बने होते होंगे, शायद इसीलिए उनके अवशेष भी उनकी गवाही नहीं देते। अर्थात इस पूरे शहर में गरीब बस्ती कहाँ है उसके अवशेष भी नहीं मिलते। तो अब जो गरीब लोग रहते होंगे, बिल्कुल निम्न वर्ग के रहते होंगे, उन लोगों के अवशेष नहीं मिले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन लोगों के घर ज्यादा मजबूत नहीं हुआ करते होंगे। जो अब इतनी थपेड़ों के बाद जो अब मजबूत घर थे वो बचे हैं अवशेष के रूप में, लेकिन उनके नामो निशान हमें कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। टीले की दाईं तरफ एक लॉबी दिखती है, जिसके आगे एक महाकुंड है, और इस गली को इस धरोहर के प्रबंधकों ने देव मार्ग कहा है। अब ये स्तूप था, स्तूप के पीछे हमारा क्या था, स्तूप के पीछे हमारा बना था उच्च वर्ग। हमने अगर दक्षिण की तरफ देखा, ठीक है, हमने दक्षिण की तरफ देखा तो वहां पर क्या था हमारा, वहां पर जो लोग थे, जो क्या कहते हैं कारीगर थे, उनकी बस्ती थी। अब दूसरी साइड हम देखेंगे तो एक लॉबी बनी हुई है। लॉबी में देखेंगे उसके आगे एक महाकुंड है। तो महाकुंड में जब हमने देखा तो ये लोग उसको मांगते, जो लॉबी को देव मार्ग मांगते। महाकुंड यानी कि कोई ऐसा बहुत ही अच्छा कार्य किया जाता होगा जो वहां पर सारी चीजें, जिसे हम पूजा अर्चना का काम कहते हैं। यह महाकुंड 40 फुट लंबा और 25 फीट चौड़ा है। तो सोचिए कितना, 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा। यह उस सभ्यता में सामूहिक स्नान के किसी अनुष्ठान का प्रतीक माना जाता है। मतलब वहां कोई ऐसा अनुष्ठान होता होगा जहां पे लोग सामूहिक रूप से, यानी कि पूरे ग्रुप में नहाते होंगे। इसकी गहराई 7 फुट है। तो अगर आप उसको डेप्थ देखेंगे तो 7 फुट है। तथा उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं। उनके अंदर सीढ़ियां कहां, उत्तर और दक्षिण की तरफ रखी गई हैं। इस महाकुंड में 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हैं और उत्तर में एक पंक्ति में 8 स्नानघर हैं। तो अगर इस महाकुंड में देखें तो एक तरफ साधुओं के जो कक्ष, तीन तरफ साधु के कक्ष बने, जैसे एक महाकुंड होता है, तो 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं, और इधर देखेंगे तो 8 स्नानघर बने हुए हैं साथ में। वो अब ये महाकुंड था, बहुत बड़ा था। अब उनसे निकलने के बाद भाई छोटे छोटे स्नान घर बनाए गए कि लोग उन कक्षों में जाकर नहा सकें। यह वास्तुकला का एक नमूना ही कहा जाएगा, क्योंकि इन सभी स्नानघरों के मुंह एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। यानी कि अब एक बंदा अगर नहा के निकलेगा तो दूसरे के सामने आ जाएगा, तो इसके मुंह कभी भी नहीं, एक का मुंह इधर है तो एक का मुंह ऐसे है। तो इस तरीके से एक दूसरे के, कोई भी एक दूसरे के स्नानघर एक दूसरे के सामने नहीं खुलते हैं। कुंड के तल में पक्की ईंटों का जमाव है ताकि कुंड का पानी रिस ना सके और अशुद्ध पानी कुंड में ना आ सके। तो पक्की ईंटें बनाई गई ताकि गंदा पानी कुंड में ना आए और कुंड का पानी निकलकर बाहर ना जाए। कुंड में पानी भरने के लिए पास ही एक कुआं है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं। तो उस कुंड का प्रबंधन देखिए आप, जैसे स्विमिंग पूल हम लोग देखते हैं आजकल के, कुंड मतलब हम देख लीजिए स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में पानी बाहर निकालने का भी एक प्रबंध होता है, उसके अंदर पानी डालने का भी एक तरीका होता है। तो ये सभी प्रबंध आप सोच लीजिए, हम स्विमिंग पूल अभी देख रहे हैं, मोहनजोदाड़ो के टाइम में ये सब प्रबंधन बहुत पहले अच्छे से किया जा चुका है। अब क्या है, ये नालियां पक्की ईंटों की बनी हैं, जो पानी बाहर निकालने के लिए हैं वो पक्की ईंटों की बनी हुई हैं तथा ईंटों से ढकी हुई हैं ताकि उनमें गंदगी ना जाए, इसलिए ढकी हुई हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में दूसरा नहीं है। तो अब देखिए, नालियों का ढका होना ये बताता है कि ये सभ्यता बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखती थी कि पानी किस तरीके से गंदा ना हो और गंदे पानी जो है वो हमको दिखाई ना दे, उनसे उठने वाले कीट पतंगे जो भी होते हैं वो पूरी कॉलोनी में ना फैले। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखी गई हैं।
महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत बड़ी इमारत के खंडर बिखरे हुए हैं। इस इमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन है। तो आप अगर देखेंगे दूसरे साइड में उत्तर पूर्व के टाइम में, इधर दक्षिण हो गया उत्तर, और कहाँ जाएंगे हम, पूर्व, यानी कि साइड में। इधर तो सीधा रास्ता हमारा किधर गया था, जो लॉबी जा रही थी, और यहाँ महाकुंड पड़ा था। अब ये अगर हम जाएंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, उत्तर पूर्व रहेगा। हम उत्तर पूर्व की तरह अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत के अवशेष मिले हैं। इस इमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन है, इसके 3 तरफ बरामदे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी होंगे। तो अब उसमें क्या होगा, आंगन है, आंगन के किनारे ऐसे ऐसे करके बरामदा है, और उसमें ऐसा लगाया जा रहा है अवशेष बचे हैं, तो ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद उसमें कमरे भी बने होंगे। ये कमरे और बरामदे धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाओं का काम देते होंगे। तो जहां धार्मिक अनुष्ठान हो, लोगों को ज्ञान प्रदान किया जाता हो, ऐसी कोई ये इमारत रही होगी। इस दृष्टि से देखें तो इस इमारत को एक धार्मिक महाविद्यालय कहा जा सकता है। गढ़ से थोड़ा आगे कुछ छोटे टीलों पर बस्तियां हैं। इन बस्तियों को नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है। अब अगर गढ़ से हम आगे, यानी कि वो जो बौद्ध स्तूप था, अगर उससे आगे हम देखें तो वहां पर थोड़े लोग, छोटी छोटी बस्तियां हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नीचा नगर बोला जाता है। पूर्व में बसी बस्ती अमीरों की बस्ती है। आधुनिक युग में अमीरों की बस्ती पश्चिम में मानी जाती है, यानी कि बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ क्या है, अमीरों की बस्ती है, जहां पर बहुत बड़े बड़े घर हैं, कुएं भी हैं, बस्ती काफी डेवलप बनी हुई है। तो इससे लगता है कि यहाँ पर अमीर लोग रहते होंगे। मोहनजोदाड़ो का से यह उल्टा है। मतलब क्या होता था, पहले क्या होता था कि ज्यादातर जो सभ्यताएं मिली हैं उसमें बड़े लोगों का घर पश्चिम में हुआ करता था, ठीक है, ये पूरब माना। लेकिन इसमें क्या है, पूरब की तरफ अमीर लोगों की बस्ती को बनाया गया है। शहर के बीचों बीच एक 33 फुट चौड़ी लंबी सड़क है। कौन सी बस्ती, जो अमीरों की बस्ती है, उसके क्या है, 33 फुट लंबी, 33 फुट चौड़ी और लंबी सड़क है। अब देखिए 33 फुट चौड़ी और लंबी सड़क है। मोहनजोदाड़ो में बैलगाड़ी होने के प्रमाण मिले हैं। ये मिले कि वहां पर बैलगाड़ी हुआ करती थी। शायद इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती थी। मतलब सड़क इतनी चौड़ी थी कि अगर इधर से एक बैलगाड़ी जा रही है तो उधर से एक आ सकती थी। तो सड़क का चौड़ा होना जरूरी है, तो ये इतना चौड़ी सड़क बनाई गई है। यह सड़क बाजार तक जाती है। इस सड़क के दोनों ओर घर बसे हुए हैं, परंतु इन घरों की पीठ सड़कों से सटी हुई है। कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता है। तो जो सड़क जा रही है इसके दोनों तरफ घर बने हैं, लेकिन घर जो हैं वो सड़क पर कभी नहीं खुलते, उनके मुंह नहीं है। उनकी पीठ यानी कि अपोजिट तरफ, यानी कि पीठ जो है वो सड़क की तरफ है और उनके मुंह दूसरी तरफ खुलते हैं। लेखक के अनुसार दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले लू काबूजिए ने इस्तेमाल करी थी। तो चंडीगढ़ के जो क्या कहते हैं आपके कंस्ट्रक्टर हैं, उनका नाम है लू काबूजिए। तो उन्होंने ये शैली को अपनाया था चंडीगढ़ को बसाने के लिए। मुख्य सड़क पहले सेक्टर में जाती है, फिर आप किसी के घर जा सकते हैं। तो जो मुख्य सड़क है वो पहले सेक्टर में टर्न करेगी, फिर आप किसी के घर में एंटर कर सकते हैं। शायद चंडीगढ़ के वास्तुकार ले कॉर्बुसियर ने यह सीख मोहनजोदाड़ो से ली हो। ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर के बीचों बीच लंबी सड़कें और दोनों तरफ समानांतर ढकी हुई नालियां हैं। बस्ती में ये नालियां इस रूप में हैं, प्रत्येक घर में एक स्नान घर भी है। घर के अंदर से मैले पानी की नालियां बाहर हौदी तक आती हैं और फिर बड़ी नालियों में आकर मिल जाती हैं। तो कितना अच्छा प्रबंध है। देखिए, घर के अंदर स्नान घर है, स्नान घर से निकलने वाली नालियां जो हैं वो हौदे में आके मिलती है, मतलब एक एक गड्ढों में मिलती है, और वो गड्ढे कहाँ मिलते हैं, वो बड़ी नालियों में मिलते हैं। और ये सभी नालियां पूर्ण रूप से ढकी हुई हैं, ये खुली नालियां नहीं हैं। कहीं कहीं ये खुली हो सकती है, परंतु अधिकतर वे ऊपर से ढकी हैं। कहीं कहीं खुली लेकिन पूरी तरीके से ढकी। इस प्रकार सहज ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो के नागरिक स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत थे। शहर के कुएं भी दूर से ही अपनी ओर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान खींचते हैं, मतलब इतने आकर्षक थे। ये कुएं पक्की ईंटों से बने हैं। पुरातत्व विद्वानों के अनुसार केवल मोहनजोदाड़ो में ही 700 के लगभग कुएं मिले हैं। तो अब देखिए, कुएं बने हैं और पूरी सभ्यता में 700 कुएं मिले। देखिए, या इस सभ्यता से सिंध नदी ज्यादा दूर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका वाटर लेवल है वो ज्यादा नीचे नहीं होगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए इस पूरी सभ्यता में 700 कुओं का निर्माण किया गया ताकि यहाँ पर वाटर सप्लाई अच्छे से हो सके।
इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचती है। तो विद्वानों का मानना है कि शायद ये पहली सभ्यता थी जिसने कुएं खोदकर पानी प्राप्त करने की विधि को अपनाया था। लेखक यह भी प्रश्न उठाते हैं कि नदी, कुएं, कुंड, स्नान घर और बेजोड़ पानी निकासी को क्या हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? तो वहां पर आप देख रहे हैं, वहां नदी है, कुएं हैं, कुंड हैं, स्नान घर हैं, बेहतर जल प्रबंध है। तो क्या इस सभ्यता को हम जल संस्कृति नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि यहाँ पर भरपूर जल था। ये चीज ये खंडरों को देखकर हमें पता चलता है। मोहनजोदाड़ो की बड़ी बस्ती में घरों की दीवारें ऊंचे और मोटी हैं। तो जो अमीर धड़ान लोग थे, उनके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी बनी हैं। मोटी दीवारों में यह अर्थ लगाया जा सकता है कि यह 2 मंजिला घर रहा होगा। कहने का मतलब पहले का बेड मिल गया, अब हम लोगों को दिखा नहीं अवशेष में। तो मोटी दीवारें क्यों? यानी कि उसके ऊपर वेट ज्यादा दिया जा रहा है। तो हो सकता है इसमें फर्स्ट फ्लोर भी, भाई ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी रहा होगा। इन घरों की एक खास बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं है। यानी कि घर के अंदर आने के लिए सिर्फ आपके पास एक दरवाजा है, इसके आसपास कोई खिड़की नहीं। आप देख नहीं सकते कि कौन आ रहा है, सिर्फ क्या है, आप अंदर आ सकते हैं। ऊपर की मंजिल में खिड़कियां हैं। बहुत कुछ बड़े घर भी हैं और शायद इनमें कुछ लघु उद्योगों के कारखाने भी होंगे। यानी कि कुछ बड़े घर मिले हैं जहां पर कुछ कारखानों के होने की कुछ अवशेष मिले हैं। ये सभी छोटे बड़े घर एक लाइन में हैं, एक लाइन में बने हुए हैं। अधिकतर घर लगभग 30 गुना 30 फुट के हैं, यानी कि 30 बाय 30 फुट के घर बने हुए हैं। सोचिए कितने बड़े बड़े हैं। सभी घरों की वास्तुकला लगभग एक जैसी है, यानी उनको जो बनाने का तरीका है वो एक ही जैसा है। कोई घर छोटे हैं, कोई बड़े हैं, लेकिन बनाने का तरीका सबका एक ही है। एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। एक बहुत बड़ा घर मिला है। इस घर को मुखिया का घर कहा जा सकता है। हो सकता है वो उस बस्ती का मुखिया हो, इसलिए वो इतना बड़ा घर था। घरों में खुदाई से एक दाढ़ी वाले याजक नरेश और एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली। तो जब खुदाई हो रही थी तो वहां एक नरेश, दाढ़ी वाले नरेश का, और एक नर्तकी यानी कि नाच करते हुए एक लड़की की जो है वो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नर्तकी की मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। तो जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ रखी है? दिल्ली के संग्रहालय में रखी हुई है। यहीं पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र भी समझा जाता है। साथ में एक घर मिला है जिसमें सोचा जाता है कि शायद कुछ प्रेयर वगैरह हुआ करती होगी। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की ओर जाती हैं। यानी कि इधर इधर सीढ़ी है जो सीधे कहाँ जा रही है? ऊपर वाली मंजिल की तरफ जा रही है। ऊपर की मंजिल अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ऊपर की हमें कोई अवशेष नहीं मिले, बस सीढ़ियां जाती हुई दिख रही है। इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि ऊपर मंजिल थी, वहां पर अब हमें कुछ भी नहीं मिलता है। नगर के पश्चिम में एक रंगरेज का कारखाना मिला है। रंगरेज मतलब कपड़ों को रंगने वाला। ऐसा एक कारखाना मिला है जिसे अब सैलानी बड़े चाव से देखते हैं। घरों के बाहर कुछ कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। शायद ये कुएं कर्मचारियों और कारीगरों के लिए रहे होंगे। तो जो कारखाना मिला है, अब जो वहाँ लोग जाते हैं पर्यटक, उसको कारखाने को बहुत ध्यान से देखते हैं और इसी के बाहर कुछ कुएं मिले हैं। वो शायद जो लोग यहाँ काम करते होंगे उनके लिए ये कुएं खुदवाए गए होंगे। बड़े घरों के कुछ छोटे कमरे हैं। इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। तो जो वहां पर कमरे बहुत हैं, जो बड़े बड़े घर हैं उनमें कमरे बहुत छोटे छोटे से मिले हैं। तो इससे लगता है कि शायद यहाँ की आबादी बहुत रही, क्योंकि जितना डेवलप तरीका बता रहे हैं, बड़े लोग हैं, नीची बस्ती है, ऊंची बस्ती है, अमीर बस्ती है, तो शासक बस्ती है, तो इससे ये लगाया जा रहा है कि शायद यहाँ पर काफी संख्या में जनसंख्या रहती होगी। यह विचार भी हो सकता है कि ऊपर की मंजिल में मालिक और नीचे के घरों में नौकर चाकर रहते होंगे। कुछ घरों की सीढ़ियां नहीं है, शायद इन घरों में लकड़ी की सीढ़ियां रही हैं जो बाद में नष्ट हो गईं। छोटे घरों की बस्ती में सकरी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों में के पायदान भी ऊंचे हैं। शायद ऐसा जगह की कमी को देखने के कारण होता होगा। तो क्या है ना, तो जो 2 मंजिले के घर मिले हैं उनमें कुछ घरों में सीढ़ियां नहीं मिली, तो शायद वो कयास लगाया कि भाई यहाँ पे लकड़ी की रही होंगी जो नष्ट हो गई भाई समय के साथ में। भाई पत्थर तो नष्ट नहीं होता, लेकिन लकड़ी तो नष्ट हो जाती है, तो शायद वो नहीं रही होगी। तो यहाँ पर कुछ घरों में क्या है ना, बहुत सकरी सकरी सीढ़ियां मिली हैं और पायदान यानी कि स्टेप्स जो है वो ऊंचे ऊंचे हैं। तो वो शायद इसलिए किया गया होगा कि लोगों के घरों में जगह कम है, इसलिए चौड़ी और जो है पतली सीढ़ियां नहीं बनाई गई होंगी, इसलिए ऐसा किया गया होगा, सोचा जाता है। ये
लेखक ने अपनी यात्रा के समय जब यह ध्यान दिया कि खिड़कियों और दरवाजों पर छज्जों के निशान नहीं हैं, जब वो यात्रा करे तो उन्होंने देखा कि छज्जे नहीं है। छज्जों का मतलब ये होता है जैसे खिड़की है, खिड़की के ऊपर थोड़ा सा शेड निकला होता है तो उसको बोलते हैं छज्जे। ना दरवाजों के ऊपर ऐसे छज्जे बने हैं और ना ही खिड़कियों के ऊपर बने। गर्म इलाकों में ऐसा होना आम बात होती है, यानी गर्म इलाकों में जो घर होते हैं उनमें छज्जे जरूर बने होते हैं। शायद उस समय इस इलाके में इतनी कड़ी धूप ना पड़ती हो, तो लेखक ने सोचा कि शायद जब ये सभ्यता डेवलप्ड थी तब उस समय ऐसा वेदर नहीं रहता होगा, इतनी कड़ी धूप नहीं होती होगी। यह तथ्य भी पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि उस समय अच्छी खेती होती थी, यानी कि खेती अच्छी होती थी। यहाँ लोग खेतों की सिंचाई कुओं से करते थे। नहर के प्रमाण यहाँ नहीं मिलते, शायद लोग वर्षा के पानी पर अधिक निर्भर थे। तो जो खेती होती थी ये हमें प्रमाण अच्छे से मिले, वहाँ कुओं से होते क्योंकि वहाँ पे नहरों के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। बाद में वर्षा कम होने लगी और लोगों ने कुओं से अधिक पानी निकाला होगा, तो पूरी तरीके से ये किसी वर्षा के जल पे डिपेंड थे। धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी तो अब क्या हुआ, पूरी तरह से लोग किस पे आ गए, कुओं पर निर्भर हो गए सिंचाई के लिए। इस प्रकार भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया होगा। तो जब आप ज्यादा पानी लोगे तो जो वाटर लेवल होता है तो अर्थ का वो नीचे चला गया होगा। यह भी हो सकता है कि पानी के अभाव में सिंधु घाटी के वासी यहां से उजड़कर कहीं चले गए हों और सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता इस प्रकार नष्ट हो गई हो। लेखक के इस अनुमान से इंकार नहीं किया जा सकता। तो लेखक ने कहा हो सकता है कि धीरे धीरे यहाँ जल संकट हो गया हो, लोगों को पानी की कमी हो गई हो, तो ये पूरी सभ्यता यहाँ छोड़कर कहीं और जाकर बस गई हो। तो ये इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता, हो सकता है ऐसा हुआ हो। मोहनजोदाड़ो के घरों और गलियों को देखकर तो अपने राजस्थान का भी ख्याल हो जा सकता है, यानी कि वहां को हम देखेंगे तो वहां राजस्थान के घरों जैसा हमें एहसास होगा। राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है कि मतलब वहां पे हम जो घर हैं, जो चीजें हैं, आप आसपास का माहौल है, ये सभी हम देखेंगे तो राजस्थान और सिंध की लगभग एक जैसी लगती है। मोहनजोदाड़ो के घरों में टहलते हुए जैसलमेर के मुहाने पर बसे पीले पत्थरों के खूबसूरत गांव भी याद लेखक के जहन में ताजा हो आई है। इस खूबसूरत गांव में हर दम गर्मी का माहौल व्याप्त है और गांव में घर तो हैं परंतु घरों में लोग नहीं हैं। तो जब ये यहाँ पर टहल रहे थे लेखक हमारे मोहनजोदाड़ो में, उन्हें जैसलमेर की याद आ गई कि जैसलमेर में भी ऐसे, जैसलमेर में बस ये है कि वहाँ लोग रहते हैं और वो जिस जगह पर टहल रहे हैं वहां पर लोग नहीं रहते हैं। कहा जाता है कि कोई 150 साल पहले राजा के साथ तकरार को लेकर इस गांव के स्वाभिमानी नागरिक रातों रात अपना घर बार छोड़कर चले गए। तो यह भी कहा जाता है कि राजा से तकरार हो गई तो नागरिक क्या है, रातों रात इस पूरे शहर को छोड़कर चले गए थे। बाद में इन घरों के दरवाजे खिड़कियां लोग उठाकर ले गए। अब ये घर खंडर में परिवर्तित हो गए हैं। तो कहने का उनका तात्पर्य क्या है कि लोग रातों रात चले गए और बाद में आके खिड़की दरवाजे वो लोग निकाल के ले गए और अब ये घर खंडहर बन चुके हैं। परंतु ये घर ढहे नहीं है, मतलब इतने मजबूत बने थे कि इतने मौसम, इतने सालों के बाद भी ये घर गिरे नहीं हैं। इन घरों की खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। मतलब इतना फ्रेश फील होता है कि जैसे ये अभी कल ही तो बने होंगे, ऐसा महसूस होता है। लोग चले गए लेकिन वक्त वहीं रह गया। खंडरों ने उसे वहां रोक लिया, जैसे सुबह गए लोग शाम को शायद वापस लौट आए। मोहनजोदाड़ो में मिली ठोस पहियों वाली बैलगाड़ी को देखकर लेखक को अपने गांव की बैलगाड़ी की याद आ गई, जिसमें पहले दुल्हन बैठकर ससुराल आया करती थी। बाद में इन गाड़ियों में आरे वाले पहिए और अब हवाई जहाज के उतरे हुए पहियों का प्रयोग होने लगा है। तो मोहनजोदाड़ो में बैलगाड़ी चलती थी, इस चीज के सबूत मिले हैं। जब उन्होंने ये चीज देखा कि यहाँ पर बैलगाड़ी चलती थी तो लेखक को क्या याद आ गया कि जो है हमारे गाँव में भी जो है दुल्हन बैलगाड़ियों से विदा होकर आया करती थी। उनके घरों में जो बैलगाड़ियां उनके गाँव में चलती थी उन्हें वो याद आ गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले बैलगाड़ी में लकड़ी के पहिए लगते थे, फिर आरे वाले पहिए लगने लगे, अब क्या है हवाई जहाज के उतरे हुए पहिए इस्तेमाल होने लगे हैं। तो ये हमें लेखक ने बताया। तो यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया कि मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला, क्या क्या या जितने कयास हैं कि किस तरीके से ये शहर पूरा का पूरा उजड़ गया, खत्म हो गया, ये कयास भी जो थे वो भी हमने आपको बताए। अब इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहनजोदाड़ो की बड़ी बस्ती के बारे में विस्तार से बताइए। जो बड़ी बस्ती की बात करी ना उसको आपको यहाँ डिटेल एक्सप्लेन करना है। लेखक बताता है कि बड़ी बस्ती के घर बहुत बड़े होते हैं।
इस प्रकार इन घरों के आंगन भी बहुत खुले होते हैं। इन घरों की दीवारें ऊंची और मोटी होती थी, जिस आधार पर कहा जा सकता है कि मोटी दीवारों वाले घर 2 मंजिला होते होंगे। कुछ दीवारों में छेद भी मिले हैं जो यही संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल को उठाने के लिए शायद शहतीरों के लिए यह जगह छोड़ दी गई होगी। जो बोलते हैं दूसरी मंजिल उठाते हैं तो वो ऐसे करके लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए दीवार में होल छोड़ने पड़ते हैं। तो उन होल से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद यहाँ पर दूसरी मंजिल रही होगी। सभी घर पक्की ईंटों के हैं। एक ही आकार की ईंटें इन घरों में लगाई गई हैं। तो जितनी भी ईंटें हैं वो सभी एक ही आकार की हैं। यहाँ पत्थर का प्रयोग ज्यादा नहीं हुआ है। कहीं कहीं नालियों को अनगढ़ पत्थरों से ढक दिया गया है ताकि गंदगी ना फैले। इस प्रकार मोहनजोदाड़ो की बड़ी बस्ती निर्माण कला की दृष्टि से संपन्न एवं कुशल है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो नालियां निकली हैं वो माना कि एक सेम आकार के पत्थरों से नहीं ढकी है, लेकिन ये दिखाया गया है कि वहां पे वो नालियां सभी पूर्ण रूप से ढकी हुई थी, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही स्वच्छता पसंद थे। प्रश्न संख्या 2 है, क्या प्राचीन काल में रंगाई का काम होता था? तो जाहिर सी बात है, हमने जैसे अभी पढ़ा कि वहां पर एक रंगरेज का कारखाना भी मिला है, तो इससे पता चलता है कि वहां पे रंगाई का काम होता था। तो क्या दिया है, प्राचीन काल में भी रंगाई का काम होता था। लोग बड़े चाव से यह काम किया करते थे। आज भी मोहनजोदाड़ो में एक रंगरेज का कारखाना मौजूद है। यहाँ जमीन में गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। गोल गड्ढे मतलब गड्ढा करके गोल गोल गड्ढे बने हुए हैं। इसे अनुमान लगाया जाता है कि इसमें रंगाई के लिए बर्तन रखे जाते होंगे। पश्चिम में ठीक गढ़ी के पीछे यह कारखाना मिला है, अतः इस बात को बिना किसी शंका के कहा जा सकता है कि प्राचीन लोग रंगाई का काम किया करते थे। तो ये कारखाना मिला है, इससे पता चलता है कि यहाँ रंगाई का काम हुआ करता था, जिसको देखने पर्यटक आज भी बहुत ही चाव से जाया करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, खुदाई के दौरान मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला? जब खुदाई हुई है तो वहां पे बहुत सारा सामान मिला था, तो आपको वो सारा ही सामान यहाँ पर लिखना है, क्या क्या मिला, क्या चीजें थी, सभी कुछ। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है क्या मिला है। मोहनजोदाड़ो में निकली वस्तुओं को पंजीकृत संख्या 50,000 है, यानी कि जो सामान मिला है तो उसको पंजीकृत किया, ये सामान मिला, ये नंबर 2 नंबर 3, तो ये लगभग 50,000 चीजें मिली हैं उस सभ्यता से। अहम चीजों तो आज कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में रखी हुई है। तो जितनी जो प्रीशियस चीजें थी वो कहाँ कहाँ रखी हैं? कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में। मुट्ठी भर चीजें यहाँ के अजायब घर में रखी, बहुत ही कम चीजें वहां के अजायब घर, यानी कि जहां सभ्यता मोहनजोदाड़ो है वहां एक अजायब घर बनाया, वहां पर रखी हुई है, जिनमें गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन हैं, मुहरे हैं, वाद्य यंत्र हैं, चाक पर बने बड़े बड़े मिट्टी के मटके हैं, चौपड़ की गोटियां हैं, दिए, नाप तौल के पत्थर, तांबे का शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटों वाली चक्की, मिट्टी के कंगन, मनकों वाले पत्थर के हार प्रमुख हैं। तो ये सब चीजें जो मोहनजोदाड़ो के अजायब घर में रखे हैं, ये वो सारी चीजें। इस प्रकार खुदाई के दौरान बहुत सी वस्तुएं मिली, जिनमें कुछ तो संग्रहालयों में चली गई और बाकी बची चोरी हो गई। यानी कि बहुत सी सारी चीजें थी जो संग्रहालयों में चले गई, और कभी कोई खुदाई के दौरान भाई कभी चोर आए, वो आए, तो उन लोगों ने उन सारी चीजों को चुरा लिया। तो ये सारी चीजें हमको इस तरीके से मिली हैं। अब है प्रश्न संख्या 4, क्या दिया गया है, पर्यटक मोहनजोदाड़ो में क्या क्या देख सकते हैं, अतीत के दबे पांव के आधार पर वर्णन कीजिए। तो अगर वहां पे हम अगर घूमने जाएंगे तो हम क्या क्या चीजें हमको देखनी चाहिए, ये चीज आपको बतानी है पाठ के आधार पर। पाठ अगर हम पढ़ेंगे तो उसके आधार पर आपको बताना है। तो क्या है, पर्यटक मोहनजोदाड़ो में निम्नलिखित चीजें देख सकते हैं। पहला है बौद्ध स्तूप। मोहनजोदाड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप मोहनजोदाड़ो के बिखरने के बाद बना था। 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसमें भिक्षुओं के रहने के कमरे भी बने हुए हैं। दूसरा है स्नान घर। क्या दिया है, स्नान घर है। यहाँ पर 4 फुट लंबा तथा 25 फुट चौड़ा कुंड बना हुआ है। यह 7 फुट गहरा है। कुंड के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं। उत्तर में 8 स्नानघर एक पंक्ति में हैं। इनमें एक तरफ 3 कक्ष दिए हुए हैं। तो जैसे स्नानघर के बारे में हमने पढ़ा था वो चीजें। तीसरी है अजायब घर, यानी कि यहाँ का म्यूजियम।
यहाँ का अजायब घर छोटा ही है। यहाँ काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य यंत्र हैं, चाक पर बने विशाल मृदंग, दिए, तांबे के आईने, 2 पाटन वाली चक्की आदि रखें। तो अगर पर्यटक जाएं तो वहां पर ये सारी 3 चीजें देख सकते हैं, जिनमें बौद्ध स्तूप, स्नान घर और अजायब घर। ये सब चीजें दर्शनीय हैं वहां पर देखने के लिए, से वो हम यहाँ पर समझाएंगे। तो क्या दिया है, एन फ्रैंक की डायरी एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी विधा को एक सशक्त कृति है। यह डायरी द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों पर ढाए गए जुर्मों और मानसिक यातनाओं का जीवंत दस्तावेज है। तो ये जो लिखा गया है डायरी एक्चुअल विधा जो है, आप अगर देखेंगे तो आप लोगों ने बहुत से इससे पहले भी यात्रा वृत्तांत भी पढ़े हैं। तो यात्रा वृत्तांत मोस्टली डायरी विधा में ही लिखे जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में डायरी की क्या विधा होती है वो एन फ्रैंक की डायरी से ही हमें पता चलता है। तो ये बहुत ही सशक्त दस्तावेज है, बहुत ही एकदम एक्चुअल जो विधा है उसमें निकल कर आई है। और ये द्वितीय विश्व के दौरान जो कुछ भी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किया गया उसका कोई भी दस्तावेज कहीं नहीं है। यातना गृह तो हैं बहुत सारे, लेकिन उनके ऊपर क्या क्या होता था, कैसे कैसे वो लोग रहते थे, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन इस डायरी के जरिए एक बहुत ही वास्तविक प्रमाण जो है निकल कर सामने आया था। यहूदी समुदाय ऐसा समुदाय था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़े। उन्हें गुप्त तहखानों में लंबे लंबे अरसे तक गुजर बसर करना पड़ा। यहाँ उन्हें भूख, गरीबी, बीमारी, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं को सहते हुए पशुओं जैसा जीवन जीना पड़ा। जर्मनी के नाजियों के शिकंजे में फंसकर उन्हें अनेक अमानवीय यातनाओं से दो चार होना पड़ा। तो इनसे, नाजियों से बचने के लिए जो जीवन जी रहे थे वो तो अमानवीय था, क्योंकि कहाँ पे रहना पड़ रहा, किस हालात में रहना पड़ रहा, बीमारी हो, भूख हो, गरीबी हो, बरसात, ठंड, हर एक चीज को वो लोग सह कर रहे थे। और अगर वो नाजियों द्वारा पकड़ लिए जाते थे तो भी उन पर ऐसी यातनाएं होती थी जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल होता था। एन फ्रैंक की डायरी 2 यहूदी परिवारों के अज्ञातवास की व्यथा कथा है। यानी कि जो डायरी है उसमें 2 परिवार गए थे अज्ञातवास में, उनकी कथा यहाँ पर बयान है। एक था फ्रैंक का परिवार, यानी एन फ्रैंक का परिवार ही, जिसमें माता पिता और उनकी 2 बेटियां मार्गरेट और एन थी। तो एन की एक सिस्टर थी मार्गरेट, वो थी, उसके मम्मी पापा थे और एन थे। ये एक परिवार में थे। मार्गरेट की उम्र 16 साल और एन की आयु 13 साल की थी। उसके साथ दूसरा परिवार था वानदान दंपत्ति, उनका 16 वर्षीय बेटा पीटर था। तो ये 3 लोग थे दूसरे परिवार में। वानदान परिवार था जिनका एक 16 वर्षीय बेटा पीटर भी था। उनके साथ 8वां व्यक्ति था मिस्टर डसेल। एक और व्यक्ति था, कौन? मिस्टर डसेल। इस 8 सदस्यीय परिवार की फ्रैंक साहब के कार्यालय में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों ने मानवीय स्तर पर मदद की। तो फ्रैंक यानी कि एन फ्रैंक के जो पिता थे वो जिस परिवार में काम करते थे उन लोगों ने उनकी काफी मदद करी थी इस अज्ञातवास में रहने के लिए। एन ने इसी अज्ञातवास को कलमबद्ध किया है। इस डायरी में भय, आतंक, बीमारी, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का भय, बढ़ती उम्र की तकलीफें, सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से डरने की पीड़ा, मानसिक एवं शारीरिक आवश्यकताएं, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा और अकेलेपन का दर्द, सब कुछ लिपिबद्ध है। यानी कि एक, हम बोलते हैं एक जीवन भर का, उस डायरी में हम देखेंगे तो सभी के जीवन भर की जितनी व्यथाएं होती हैं वो सभी वहां पर थी। यह पीड़ाजन्य स्थितियों को दर्ज करती डायरी 2 जून 1942 से शुरू होकर 1 अगस्त 1944 के बीच लिखी गई। तो अब देखिए, 2 जून 1942 से शुरू हुई और 1 अगस्त 1944 के बीच लिखी गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा के बीच के समय को इस डायरी के अंदर व्यक्त किया गया है। अब डायरी, आप सभी जानते हैं कि डायरी जो लिखी जाती है वो डेट वाइज लिखी जाती है। तो ये डेट वाइज ही है। देखिए, सबसे पहले हमने कहां से शुरू करी है? 4 अगस्त 1944 से। 4 अगस्त 1944 को किसी व्यक्ति की सूचना पर इन 8 लोगों को पकड़ लिया गया। अब क्या था, 1 जून 1944 तक की डायरी है। अब उसके आगे क्या हुआ, क्यों नहीं है डायरी? तो इसका रीजन क्या था कि 4 अगस्त 1944 यानी कि 1 अगस्त तक एन ने डायरी लिखी
और 4 अगस्त को किसी व्यक्ति की सूचना पर इन 8 लोगों को पकड़ लिया जाता है। सौभाग्य से यह डायरी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी, वरना तो यह डायरी कहीं गुम होकर रह जाती। 1945 में एन की असमय मृत्यु के पश्चात उनके पिता ओरो फ्रैंक ने इसे 1947 में प्रकाशित करवाया। अब क्या हुआ, जब 4 अगस्त 1944 को ये सारा पूरा परिवार पकड़ लिया गया, यातना गृह में रखा गया। एन की मृत्यु क्या कैसे हुई नहीं पता, बस इतना पता है कि 1945 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन 8 सदस्य जितने पकड़े गए थे, इनमें सिर्फ अकेले जीवित फ्रैंक के पिता बचे थे, यानी कि एन के जो पिता थे सिर्फ वो बचे थे। वो वहां से आज़ाद हुए। उन्होंने अपनी बेटी की डायरी को खोजा और उसको छपवाया। वो कब करवाया था? 1947 में प्रकाशित कराया, यानी कि 1947 में उसको छपवाया। एन ने ये डायरी चिट्ठियों के माध्यम से लिखी थी। ये चिट्ठियां एन के उपहार के रूप में मिली थी। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं उस तरीके से उसने ये डायरी लिखी थी। एन की ये डायरी किकी को संबोधित की गई थी। तो किकी कौन थी? उनकी गुड़िया थी, उसको उन्होंने ये संबोधित किया था। जैसे वो बोले अपनी गुड़िया को सारी चिट्ठियां लिख रहे हैं। 8 जुलाई 1942 दिन बुधवार। अब डायरी शुरू हो रही है जो एन ने लिखी है, ठीक है। तो वो कहां से शुरू हो रही है? 8 जुलाई 1942 दिन बुधवार। अपनी प्यारी किकी को संबोधित करके लिखी चिट्ठी में एन बताती हैं कि वह रविवार की दोपहर थी। मैं बालकनी में धूप से अलसाई सी बैठी थी, इसलिए मुझे दरवाजे की घंटी की आवाज सुनाई दी। वहां मेरी बड़ी बहन मार्गरेट थी। तो अब ये देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, लिखी बुधवार को गई है लेकिन बात हो रही है रविवार की, यानी कि ये घटना घट चुकी है। ओके, घटना घट चुकी है, यानी संडे को हो चुका है। और वो घटना को कब लिख रही है? वो वेडनेसडे को लिख रही है। संडे को घटना घटी है और एन वो डायरी कब लिख रही है? वेडनेसडे को। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा कि बुधवार को बोला जा रहा है और नीचे रविवार दिया गया है, ये कारण है। तो वो संडे था, वो आराम से बैठी हुई थी और बैठने के कारण क्या हुआ, उन दरवाजे की घंटी बजी, वो गई, देखा तो वहां पर उनकी बड़ी बहन मार्गरेट थी। वह गुस्से में दिख रही थी क्योंकि युद्ध के दिनों में पापा को एएसएस के बुलावे का नोटिस मिला था। माँ उस समय पापा के बिजनेस पार्टनर मिस्टर वान दान को देखने गई हुई थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। यह सब कोई जानता है कि ये एएसएस के बुलाने का अर्थ है यातना और बंद कोठरियां, परंतु हम सभी इस बात के लिए राजी नहीं थे कि पापा कोठरी में यातनाएं सहें। तो ये क्या हुआ, नाजियों द्वारा उन्हें बुलावा दिया गया था, एएस जो उनकी सेना थी उनके द्वारा उसके एन के पापा को वहां पर बुलाया गया था। और बुलाने का मतलब था कि वहां पर टॉर्चर किया जाएगा, उन्हें बंद करके रखा जाएगा। अब मतलब ये सब कुछ जो शुरू होने वाला था, इस चीज़ के लिए उनका पूरा परिवार तैयार नहीं था। कोई नहीं चाहता था कि किसी, भाई कोई भी होगा, हम भी होंगे, हम भी नहीं चाहेंगे हमारे पापा के साथ ऐसा हो। तो सब यही चाह रहे थे हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, हम नहीं चाहते। तो कोई ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए हम सभी ने निर्णय लिया कि सभी पापा के कार्यालय और उससे सटे गोदाम में अज्ञातवासी रूप में रहेंगे। इसलिए हम सब ने अपने दैनिक जीवन की जरूरतों के लिए आवश्यक सामान थैलों में भरा और पापा के कार्यालय के कमरों में रहने लगे। वहां चारों ओर अव्यवस्था तथा फाइलें और अलमारियों का साम्राज्य था। थोड़ा बहुत ठीक करके हम सब वहां हंसी मजाक, रूठना मनाना, जोक सुनना सुनाना और बहसों आदि में समय व्यतीत करने लगे। दिन का उजाला हमारे लिए दूर की बात थी, रात के अंधेरे में दिन कटते थे। वहां एक एक सप्ताह के लिए बिजली गुल हो जाती थी, 4 बजते ही अंधेरा छा जाता था। तो अब ये क्या हुआ कि ये हुआ कि भाई एएसएस का आया है बुलावा, तो हम नहीं चाहते कि पापा वहां जाएं। तो इन सभी ने क्या किया कि हम सभी छिप कर रहेंगे। और ये छिपने की जगह थी फ्रैंक का दफ्तर, यानी कि उनके पापा का दफ्तर, और उससे लगा हुआ एक गोडाउन। इन लोगों ने सभी अपना जरूरत का सामान थैलों में भरा और वहां जाकर रहने लगे। चूंकि वो एक दफ्तर था तो वहां जाहिर सी बात है चारों तरफ कबर्ड्स हैं, फाइलें हैं, सब अस्त व्यस्त था। ये लोग ठीक किया, इन लोगों ने रहना शुरू किया, हंसी मजाक ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब वहाँ की व्यवस्था क्या थी, आपको दिन का उजाला नहीं लेना था, मतलब जो थे वहाँ पे हमेशा पर्दे लगा के रखने थे ताकि बाहर से कोई उन्हें देख ना सके कि यहाँ पर कोई रहता है। तो हमेशा अंधेरे में रहना होता था, कोई उजाला नहीं। हम घर के अंदर लाइट भी नहीं जला सकते थे, लाइट जलेगी तो बाहर वालों को पता चल जाएगा कि यहाँ कोई रह रहा है, तो फिर वो अज्ञातवास का मतलब नहीं था।
मतलब वहाँ पर बिजली भी जाती थी, तो एक एक हफ्ते के लिए भी लाइट चली जाया करती थी। मतलब दिन ऐसे बीत रहे थे कि सिर्फ अंधेरे अंधेरे, रात ही रात थी, दिन कहीं होती ही नहीं थी, क्योंकि दिन का उजाला देखना ही नसीब नहीं होता था। यह समय हम उल जलूल की हरकतें करते गुजारते थे। हम पहेलियां बुझाते, अंधेरे में व्यायाम करते, अंग्रेजी और फ्रेंच में बातचीत करते तथा किताबों की समीक्षा किया करते। अब मैंने समय गुजारने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। मैंने दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना शुरू किया। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते, परंतु रात के अंधेरे में पर्दे हटा दिए जाते थे। हमारे पड़ोसी बड़े दिलचस्प लोग थे। जब मैंने अपने पड़ोसियों को दूरबीन से देखा तो पाया कि कोई खाना खा रहा है, कोई फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक सहमी हुई बुढ़िया के दांतों से जूझ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब जैसे हमेशा अंधेरे में समय गुजारना है, जैसे भी गुजारना है, तो अब उसमें उलझलूल हरकतें होंगी। भाई एक दूसरे से फ्रेंच में, अंग्रेजी में बात करना है, व्यायाम करना है कि भाई हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती तो भाई व्यायाम ही करो। इसी तरीके से दिन गुजर रहे थे। अब एन ने सोचा कि क्यों ना इसके लिए हम एक नया तरीका सोचें उसने करने के लिए। तो एन ने क्या किया, दूरबीन लगाकर पड़ोसियों को देखने शुरू किया। दिन में तो पर्दे नहीं हटा सकते थे, रात में जब पूरा अंधेरा हो जाता तो उस समय हल्के से पर्दे हटाए जा सकते थे। पर्दे हटाकर दूरबीन लगाकर अगल बगल देखना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि बगल में एक डेंटिस्ट रहता था, वो बुढ़िया के एक लेडी के ओल्ड लेडी थी, उसके दांतों से कुछ कर रहा होगा, वो देखा। पड़ोसियों को उन्होंने देखना, मतलब थोड़ा जिस कहते हैं ना टाइम पास करना, वो सब चीज़ें उसने करनी शुरू कर दी। मिस्टर डसेल बच्चों के साथ खूब आनंद पूर्वक रहते थे। जो 8वां सदस्य था ना मिस्टर डसेल, वो, और उन्हें खूब प्यार करते थे। वे एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और अनुशासन पर लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। ये भाषण उबाऊ और नींद लाने वाले होते थे। मैं उनके भाषणों को केवल सुनने का अभिनय किया करती थी। मेरी इन सभी बातों को मम्मी को बताया करते और मम्मी मुझे खूब डांटा करती थी। फिर मुझसे मिसेज वान अपने पास बुलाया करती थी। यह बात एन ने किकी को शनिवार 26 नवंबर 1942 की चिट्ठी में लिखा। तो अब क्या हुआ, जो मिस्टर डसेल थे वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे, क्योंकि बच्चे थे भाई, वहाँ पे मार्गरेट थी, एन थी, पीटर थे, तो ये सभी जो थे ये आपस में मिलजुल के रहा करते थे। ये 3 बच्चे थे, तो डसेल इनके साथ बड़े अच्छे से रहा करते थे। लेकिन वो बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, तो उन पे भाषण भी बहुत दिया करते थे। ऐसे भाषण पे एन को नींद आने लगती थी। अब जब नींद आने वाला कंडीशन होती थी तो भाई ये डसेल जो है वो एन की मम्मी को बता देती थी कि भाई ये ऐसा काम करती है एन, तो उसको डांट पड़ती। डांट से बचाने के लिए मिसेस वानदान उन्हें अपने पास बुला लिया करती थी। तो ये सारी बात एन ने किकी को चिट्ठी में लिखी। 26 नवंबर 1942 की चिट्ठी में ये बात लिखी थी। अब आते हैं शुक्रवार 19 मार्च 1943, ठीक है, कि चिट्ठी में किकी को एन लिखती है, हमें यह सुनकर निराशा हुई कि टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उसमें टर्की अभी शामिल नहीं हुआ है, इस चीज की निराशा थी एन को। यह भी खबर थी कि एक केंद्रीय मंत्री का बयान आया है कि जल्द ही टर्की यह तटस्थता खत्म कर देगा, और अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है, और भी अनेक उत्साहवर्धक अफवाहें सुनने को मिल रही थी। तो अब ये हुआ कि एक मंत्री उन्होंने ये भी बताया कि टर्की जो तटस्थता है, यानी कि वो किसी भी पक्ष में नहीं था, वो अकेला था, वो किसी भी पक्ष में नहीं आ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो बाद में ये आया कि उन्होंने बोला कि एक अखबार वाला चिल्ला रहा था कि टर्की जो है वो अंग्रेजों के पक्ष में आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित कर दिए जाएंगे। तो 1000 गिल्डर का जो जैसे वो होता है ना, नोटबंदी होती है, उस तरीके से 1000 गिल्डर का जो नोट होगा उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वो अब नहीं चलेगा। तो इससे क्या होगा, काला धंधा करने वालों के लिए यह एक बड़ा झटका था। ये लोग अब भूमिगत हो गए थे। 500 गिल्डर के नोट भी अब बेकार हो गए थे। मार्गरेट मिस्टर डसेल की डच अध्यापिका बन गई थी। तो अब क्या था, जो लोग अंडरग्राउंड हुए थे वो बड़े बड़े नोट लेकर हुए थे, वो भी अंडरग्राउंड हुए तो उनके पास कुछ मनी होना चाहिए, तो वो लोग 500 गिल्डर का और 1000 गिल्डर का नोट लेकर हुए थे। अब इससे क्या हुआ कि अब उन लोगों के पास वो जो अवैध घोषित किए गए, तो उन लोगों के पास पैसे नहीं बचे थे, तो ये भी एक चिंता का विषय था। अब क्या हुआ, मार्गरेट जो है मिस्टर डसेल को अध्यापिका डच पढ़ाने लगी थी। वह उनके पत्र ठीक किया करती थी।
पापा के मना करने के बाद मार्गरेट ने यह कार्य बंद कर दिया। फिर एन फ्रैंक के पापा ने मना किया, मार्गरेट तुम्हें ये काम नहीं करना है कि उनको आप डच सिखाइए। तो मार्गरेट ने ये काम बंद कर दिया। परंतु मुझे फिर लगने लगा कि वह मिस्टर डसेल की चिट्ठियां लिखना फिर शुरू कर रही थी। एन को लगा कि शायद वो पापा के मना करने के बाद बंद तो किया, लेकिन फिर से वो ये कार्य शुरू कर रही है। मिस्टर हिटलर को घायल सैनिकों से बातचीत हमने रेडियो के माध्यम से सुनी। तो हिटलर के जो सैनिक घायल हुए थे वो उनसे मिलने के लिए अस्पताल गया था, तो उनकी बातचीत को रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया गया था, जिसे एन ने सुना। यह एक करुणाजनक अनुभव था। एन किकी को लिखी एक चिट्ठी में जिक्र करती है, मुझे पिछले सप्ताहों में परिवार के वृक्षों और वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। तो अब कुछ समय नहीं था तो उसने अपनी पूरी वंशावली देखनी शुरू कर दी। अपने परिवार की या और परिवारों की वंशावली देखना बनाना उसको इंटरेस्ट आने लगा था। यह काम करने में इस नतीजे पर पहुंची कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत के गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। मेरे पास फिल्मी कलाकारों की तस्वीरों का एक अच्छा खासा संग्रह हो गया था। अब एन क्या बोलती है कि जो हमने अपना बनाना शुरू किया, वंशावली खोजनी शुरू करी, तो उसने कहा अगर हम खोजने पर उतर जाएं तो हम क्या नहीं खोज सकते हैं। तो उसने वही कहा कि हमने जब वंशावली बनानी शुरू करी और एक के बाद एक चीजें खोजनी शुरू करी तो मैं कहां से कहां तक चीजें खोजती हुई ले गई। मिस्टर कुलगर हर सोमवार मेरे लिए एक सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति अवश्य लाते थे। मिस्टर कुलगर जो थे वो फ्रैंक के पिता जो हैं, एन फ्रैंक के जो पिता हैं, उनके फ्रेंड थे जो वहाँ हफ्ते में एक बार आया करते थे। तो उसके लिए एक सिनेमा की पत्रिका लेकर आते थे एन के लिए। मैं फिल्म के मुख्य नायक और नायिकाओं के नाम और समीक्षा फर्राटे से करती थी। जब मैं नई केस सज्जा बनाकर बाहर निकलती तो मुझे अंदेशा पहले से ही रहता कि लोग मुझे टोक कर कहेंगे कि मैं फला फिल्म के स्टार की नकल कर रही हूँ। जब मैं ये कहती कि यह मेरा अपना आविष्कार है तो लोग मेरा मजाक करते। यहाँ तक कि मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से अधिक टिक नहीं पाता। मैं इससे बोर हो जाती और सबकी टिप्पणियां सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते। मैं सीधे गुसल खाने में जाती और मेरे बाल फिर उलझकर घुंघराले हो जाते। तो अब क्या हुआ, जो मिस्टर कुलगर जो उसके लिए पत्रिका लाया करते थे उनको पढ़ती थी, उनकी समीक्षाएं किया करती थी जितने हुआ करते थे। अब इनको करने के बाद क्या होता था, जो है उनका हेयर स्टाइल है, उनका जो पहनावा है, उन सब चीज़ों की वो नकल करने लगी थी एन। तो अब हेयर स्टाइल बनाकर गई तो सब बाहर मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम नकल कर रही हो। तो कहीं नहीं, मेरा आविष्कार है, कोई मानता नहीं, हंसी करते सब चीज़ें। तो एन गुस्सा जाती और तुरंत ही वॉशरूम में जाके सारे अपने बाल जो है बिगाड़ दिया करती थी। एन फ्रैंक बुधवार 28 जनवरी 1944, अब कब लिख रही है, 28 जनवरी 1944। अब ये ध्यान रखिएगा 1 अगस्त तक की ही डायरी लिखी गई है, 1 अगस्त 1944 तक की, और अब हम आ चुके हैं 28 जनवरी 1944 में। एक चिट्ठी के माध्यम से अपनी प्यारी गुड़िया किकी को बताती है कि जॉन और मिस्टर क्लीमैन की अज्ञातवास में छुपे अथवा भूमिगत हुए थे। अब क्या इन्हीं की तरह कुछ और लोग भी भूमिगत हुए थे, वो लोग भी क्या कहते हैं, अब क्या हुआ था, अब उनको भी खोजा जा रहा था। जितने लोग भी अंडरग्राउंड हुए थे और नाजी उनको बुरी तरीके से खोज रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको यातना ग्रह लेके आना था। अब जैसे यहाँ वानदान और फ्रैंक का परिवार था, उसी तरीके से मिस्टर क्लीमैन को भी खोजा जा रहा था, उनका परिवार भी अज्ञातवास में था। लोगों के बारे में कहना और सुनना अच्छा लगता था। हम सभी उनकी बातों को ध्यान से सुना करते थे। वह कहा करते थे कि हमें उन सब की तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए, और उन लोगों की ये खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद हो गए। तो अब कहने का तात्पर्य यहाँ था कि मिस्टर क्लीमैन जो है वो जब भी बताते बोलते तो ये चीज़ बताते थे कि जो लोग अज्ञातवास में पकड़ लिए गए उनको बहुत यातनाएं दी जाती थी, बहुत बुरी तरीके से तड़पाया जाता था। तो उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, अगर वो छूट जाते हैं तो हम उनके लिए बहुत खुश हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने भी बताई, अपनी डायरी में लिखी हैं। भूमिगत होना या अज्ञातवास चले जाना अब आम बात हो गई थी। मतलब आप समझ लीजिए नाजियों ने बहुत ही यहूदियों को पकड़ना शुरू कर दिया था, तो सभी अज्ञातवास होना, भूमिगत होना सभी ने शुरू कर दिया था। तो अब ये मतलब कहते हैं ना आम बात हो गई कि सब अब नाजियों से छुपने के लिए छुपे छुपे फिर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छुपे लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाते थे। मतलब जो लोग छुप गए हैं
उन्हें हेल्प करना। भाई भोजन हो, कपड़ा हो, कुछ नहीं है तो पैसा है, तो वित्तीय सहायता का क्या मतलब होता है? पैसों के जरिए सहायता करना। ये बात हैरान कर देने वाली है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। इसमें सबसे बढ़िया उन लोगों का है जो आज तक हमारी मदद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें सुरक्षित किनारे तक ले जाएंगे। तो एन ये बोलती हैं कि बहुत ही बहादुरी का काम है कि जो लोग छुपे होते हैं ना, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं भी उन लोगों के साथ हूँ जो हमारी सहायता कर रहे हैं। वे प्रतिदिन ऊपर हमारे पास आकर कारोबार और राजनीति की बातें करते, वे हमारे जन्मदिनों पर फूल और उपहार लेकर आते, वे हमें हमेशा खुश रखने के लिए कोशिश करते रहते, वे सदैव अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारे दिल को जीत लेते थे। अब क्या होता था, छुपे हुए हैं तो किसी का बर्थडे पड़ रहा है, कुछ है, भाई होता ना, एक डिप्रेशन हावी हो जाता है, तो सभी लोग जो थे वो एक दूसरे को करते, या जो लोग उनकी मदद कर रहे थे, जॉन और मिस्टर क्लीमेन जो मदद भी कर रहे थे अज्ञातवास के दौरान, तो वो लोग इनके लिए उपहार लाते थे, इनको खुश करने की हर तरीके से कोशिश करते थे कि ताकि ये किसी तरीके से डिप्रेशन में ना जाए। एन किकी को संबोधित करते हुए कहती है कि कैबिनेट मंत्री बाल्के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। जैसी डायरी एन लिख रही थी, इसी तरीके की इस युद्ध के बाद जो भी लोग डायरी या पत्र लिख रहे हैं उन सभी को एकत्र किया जाएगा। यह सुनते ही हर कोई मेरी डायरी को पाने के लिए उत्सुक था। एन सोचती है 10 साल बाद जब लोगों को पता चलेगा कि हम किस प्रकार अज्ञातवास में जी रहे थे, शायद लोग चकित रह जाएंगे। हवाई हमले के समय औरतें बुरी तरह से डर जाती थी। जब ब्रिटिश लड़ाकू जहाज 555 टन गोला बारूद बरसाते थे तो हमारे घर घास की पत्तियों की तरह कांप जाते थे। हमारे घरों में अनेक अजीब तरह की महामारियां फैल रही थी। तो अब ये था, अब अज्ञातवास आसान नहीं होता। एक तो अकेलापन, अंधेरा, सभी रह रहे थे और उस पर युद्ध भी चल रहा था। युद्धों में जो गोला बारूद गिराया जाता था, उसका जो वाइब्रेशन होता था, उससे लोगों के घर हिल जाया करते थे बुरी तरीके से। जैसे एक पत्ता कांपता है ना हवा में, उस तरीके से इनके घर कांपते थे। और अब चूंकि अंधेरे में है, अंधेरे में रहना पड़ रहा है, तो इससे घरों में तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही थी। भाई सनलाइट पड़ना नहीं है, जब सनलाइट नहीं पड़ेगा तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर से तमाम तरह की महामारियां फैलती हैं। तो वो महामारियां इन लोगों के घरों में, अज्ञातवास में जो लोग रह रहे थे, उनके घरों में फैलना शुरू हो चुका था। चोरी चकारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं। डच लोगों ने अंगूठी पहनने का रिवाज खत्म हो गया था। 8-10 वर्ष के छोटे बच्चे घरों की खिड़कियां तोड़कर घरों में घुस जाते थे। उनको जो चीज हाथ लगती थी उसे चुरा ले जाते थे। अगर आप अपने घर में 5 मिनट के लिए बाहर चले जाएं तो आपका घर पूरी तरह से साफ हो चुका होता था। अब क्या, जो लोग अज्ञातवास में छुपे हैं, माना नाजी उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन जो आसपास के जो लोग होते हैं वो तो जानते ही, समझ ही जाते हैं भाई यहाँ कोई ना कोई रह रहा है। तो इसी तरीके से क्या होता था, चोरियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि चोरी बढ़ेंगी, आप इनकी रिपोर्ट तो कहीं करा नहीं सकते, ना आप इसका विरोध कर पाएंगे। तो अब इसी कारण जब डर नहीं हो तो वो चीज बढ़ने लगती है, तो इसलिए चोरियां बढ़ने लगी थी। कांच की खिड़कियां तोड़कर लोग अंदर घुस आते थे, सामान ले जाते। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने घर से गायब हुए तो फटाफट सब कुछ चोरी हो जाया करता था। गली नुक्कड़ों पर बिजली से चलने वाली ये घड़ियां चोरी हो जाती थी तथा सार्वजनिक टेलीफोनों और उनके पुर्जे अचानक गायब हो जाते। मतलब अब जो सार्वजनिक चीजें लगी थी वो भी अब गायब होने लगी थी। घरों की बात नहीं, जो सार्वजनिक तौर पर सब जनता लोगों की मदद के लिए लगा था, जैसे आप पब्लिक बूथ बोलते हैं, घड़ियां बोलते हैं, वो सभी चीजें गायब हो रही थी। घर में बच्चे बीमार थे और भूख से बेहाल थे। सब लोग फटे पुराने कपड़े पहनते थे तथा फटे जूतों को पहनकर काम चला रहे थे। बिल्कुल जीवन दूभर हो गया। तो अब जो लोग अज्ञातवास में रह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनके कपड़े फटने लगे थे, अब वो बढ़ रहे थे। ठीक है भाई, अज्ञातवास में रह रहे हैं कि 2-2, 4-4 साल रह रहे हैं, तो अब वो बढ़ रहे हैं। और बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, उनका कपड़े छोटे हो रहे हैं, फट जा रहे हैं, जूते भी फट रहे हैं। तो अब ये बुरी तरीके से ये लोग इस तरीके से रह रहे थे।
मंगलवार 11 अप्रैल सन 1944। अब कहाँ पे आ गए हम? 11 अप्रैल 1944 के दिन लिखी डायरी में एन लिखती हैं कि शनिवार के कोई 2 बजे थे, गोलाबारी शुरू हो गई। सैटरडे का दिन था और बम्बार्डिंग शुरू हो चुकी थी। मशीन गनें आग बरसा रही थी। रविवार के दिन पीटर और मैं दूसरी मंजिल पे सटे बैठे थे। अब ये लोग सब डर रहे थे, इतनी तरीके गनें चल रही थी, बम गिराए जा रहे थे, तो डरे थे। पीटर और एन जो है वो दूसरी मंजिल पे गए और एक दूसरे से सट के बैठ गए थे अपने डर को मिटाने के लिए। हम 6 बजे ऊपर गए और 7:15 बजे तक एक दूसरे से सटकर बैठे रहे, क्योंकि कुशन बहुत छोटा था। एक ही उससे बैठे हुए थे, क्योंकि जो कुशन पे वो लोग बैठे हुए थे कुशन बहुत छोटा था, इसलिए सटकर बैठे हुए थे। रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत भोजाई संगीत बज रहा था। मुझे रात को बजने वाला राग बहुत भाता है। यह संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जा रहा था। अब क्या है, रात में जो संगीत बजता है वो एन को बहुत जो है खुश करता था, तो वो संगीत को सुनकर वो बहुत इंजॉय करती थी जिस समय ये दोनों वहाँ पर बैठे थे और वो संगीत बज रहा था। चूँकि हम मिस्टर डसेल के कुशन के ऊपर ले गए थे और इसी बात को लेकर मिस्टर डसेल नाराज़ हो गए थे। अब जिस कुशन पे वो लोग बैठे थे वो मिस्टर डसेल का कुशन था, इसलिए हम जल्दी से भागकर नीचे उतर आए थे। हमने मिस्टर डसेल के कुशन में कुछ ब्रुश डाल दिए थे। हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि मिस्टर डसेल इस पर बैठेंगे और खूब हंसेंगे, परंतु मिस्टर डसेल ने अपने कमरे में जाकर बैठ गए और फिर हमने कुशन में डाले ब्रुशों को बाहर निकाला। इस छोटे से प्रहसन पर हंसते हंसते हमारा बुरा हाल हो गया। तो जो कुशन लेकर आए थे उसमें कुछ ब्रशेस डाल दी थी उन्होंने सोचा कि मिस्टर डसेल जब इस पर बैठेंगे तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जब कुशन गायब होने से मिस्टर डसेल गुस्सा गए थे, तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे से उस डाले हुए ब्रशेस को निकाल लिया। तो अब जो चीज़ नहीं हुई थी उस सारी चीज़ों को सोचकर हंस रहे थे, और जितना वाकया हुआ था उस पर भी ये सब हंस रहे थे। सब में मतलब पीटर और एन। लेकिन जल्द ही ये हंसी मजाक डर में तब्दील हो गई। मतलब सब हंस रहे थे तुरंत ही जब ये अंदाज़ा लगाया कि पुलिस के आने की आशंका है। अब उन्हें ये लगा कि पुलिस आने वाली है। ये सारी हंसी मजाक कहीं गायब हो गया था। सभी लोग इस बात को लेकर नीचे चले गए थे और औरतें डर से सहमी हुई थी। फिर बत्तियां बुझा दी गई थी। रात जब सभी मर्द एक बार फिर नीचे गोदाम में गए तो सेंध मार अपना काम में लगे हुए थे। मर्दों को देखकर वे भाग गए। उनका ये प्रयास निष्फल कर दिया गया। यह घटना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत थी। तो अब क्या हुआ, ये हुआ उन लोगों को पता चला कि पुलिस आने वाली है। तो अब ये डर था, तो सभी ऑफिस के गोडाउन में जाने लगे कि सभी जितनी औरतें थी डरी थी पहले जा चुकी, मर्द भी आकर जो है वहाँ चले गए। जब कोई नहीं बचा तो सेंध मार आ गए कि भाई सेंध लगा के वहाँ चोरी करने के लिए। लेकिन जैसे ही आवाज़ हुई तो सभी आदमी ऊपर आ गए, उनको देखकर सेंध मार वगैरह भाग गए थे। 13 जून दिन मंगलवार 1944। अब कब की बात हो गई, 13 जून 1944 दिन है ट्यूसडे की चिट्ठी में एन किकी को बताती हैं कि अब यह 15 वर्ष की हो गई। तो उस दिन क्या था, एन का बर्थडे था, वो 15 साल की हो गई थी। इस जन्मदिन पर सभी ने मुझे उपहार दिए थे। अब दुश्मन देशों के एक दूसरे पर हमले तेज हो गए थे। बेहद खराब मौसम है, लगातार वर्षा, तेज हवाएं और समुद्र अपने ऊपर उफान था। तो कहने का मतलब क्या, जन्मदिन उनका हो गया, सबने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए। अब मौसम बदल रहा था सॉरी। अब क्या खराब मौसम था, बहुत तेज हवा थी, बारिश हो रही थी, समुद्र भी बहुत उफान पर था, बहुत तेज तेज लहरें उठ रही थी उसमें। चर्चिल तथा अन्य अधिकारी उन गांवों का दौरा कर रहे थे जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, बाद में मुक्त कर दिया था। तो चर्चिल कहाँ पे है, दौरा कर रहे थे जिन गांवों पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था और बाद में उन गांवों को छोड़ दिया था। चर्चिल एक जन्मजात बहादुर थे। वो टॉर्पीडो नाव में थे। इसी टॉर्पीडो नाव के माध्यम से तटों पर गोलाबारी भी की जाती थी। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ संधि कर ली होती तो हॉलैंड और उनके पड़ोसी देशों के हालत खराब हो जाते। हॉलैंड जर्मनी एक बन चुका होता और इस प्रकार उसका अंत भी हो चुका होता। तब उन्होंने बोला कि ब्रिटिश ने अगर क्या नाम है किससे संधि, जर्मनी संधि कर ली होती तो हॉलैंड भी एक जर्मनी बन गया होता। शुक्र है कि नहीं हुई संधि और हॉलैंड बचा हुआ है। एन अपनी निजी बात को सार्वजनिक करते हुए किकी को कहती हैं। अब इन्होंने अपनी कुछ पर्सनल बात यहाँ पर लिखी है। एन ने क्या लिखा है कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह।
उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती वो कौन सी शक्ति है। एन पीटर से प्रेम में दीवानी है। वह स्वयं कहती है, अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए ना जा पाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है, मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। तो अब क्या है, इस अज्ञातवास में प्रेम भी है, जैसे बताया गया था स्टार्टिंग में। तो ये प्रेम पनप रहा था एन और पीटर के बीच में। दोनों एक दूसरे से ना मिले ना देखें तो वो तड़पने लगते थे। पीटर एक सच्चा, अच्छा और ईमानदार लड़का है, लेकिन वह मुझे कई तरह से निराश करता है। वह शांतिप्रिय, सहज, सरल, सहनशील एवं आत्मीय व्यक्ति है। यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत ही काम, कूल होता है ना, उस प्रोटेक्टिव जो लोग होते हैं जिनके नेचर में, उस तरीके का वो लड़का था। उसका एक मिशन था कि वह उन सभी इल्जामों को गलत साबित कर सके जो उसके ऊपर लगे थे। उसके मन में मेरे प्रति जो बात थी वह कहना चाहता था, परंतु पता नहीं क्यों वह इसे अभिव्यक्त नहीं करना चाहता था। हम दोनों अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की बातें किया करते थे, परंतु वह चीज़ यानी कि प्रेम जो हम दोनों के मन में थी उसकी बात कभी नहीं किया करते थे। तो इन्होंने बताया कि प्यार हम दोनों के बीच में था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत घंटों घंटों बात किया करते थे, सारे टॉपिक्स पर बात किया करते थे, लेकिन प्यार जो था, जो हम दोनों के मन में था, ये दोनों हमने एक दूसरे से नहीं बताया, ना ही हम व्यक्त किया करते थे। बात हर चीज़ पर होती थी, तो ये अभिव्यक्त करने वाला जो काम था वो उन लोगों के बीच नहीं हुआ था। जिसे हम प्रपोज करना बोलते हैं, वो चीज़ नहीं हुई थी। अपने प्रकृति प्रेम के बारे में एन कहती हैं कि वह प्रकृति को निहारा करती थी। अब सिर्फ उसको नेचर बहुत अच्छा लगता था। नेचर चीज जो होता है ना, आप पेड़, पहाड़, पौधे, आकाश, खुला आसमान, तितलियां, ये सब चीजें जो भगवान ने हमें बना कर दी हैं, इन सब चीजों से उन्हें बहुत प्यार था। वह प्रकृति को निहारना चाहती हैं और यही सोचकर उन स्मृतियों में खो जाती हैं। अब चूंकि वह अज्ञातवास में है तो प्रकृति का तो दर्शन नहीं कर सकती, तो उनकी यादों में कैसे खोती हैं वो। जब नीला आकाश, पक्षियों के चहचहाने की आवाजें, चांदनी रात और खिली कलियां उस पर जादू सा कर देती थी। अब ये सभी चीजें बीते जमाने की हो गई हैं। वह आगे कहती हैं, आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। तो जो उनका प्यार था प्रकृति को लेकर, वो बताती हैं कि ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब ये बीते ज़माने की बात है, क्योंकि हम उसको अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जब वो महसूस किया करती थी तो वो बिल्कुल इन सब चीज़ों को महसूस करते हुए पागल सी हो जाया करती थी। उसके दिमाग में कुछ इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं जो उसे लगातार परेशान करते थे, जैसे पुरुषों का औरत पर शुरू से शासन करना। अब बच्ची थी वो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आंसर नहीं मिलता, तो ये क्वेश्चंस किस तरीके से उसके दिमाग में घूमा करते थे, अब यहाँ पर वो हमें उनके बारे में बता रही है कि औरतों के ऊपर हमेशा आदमियों का आधिपत्य रहना, ये बात उन्हें बहुत खला करती थी। सौभाग्य से शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, औरतें भी समझदार हो गई हैं। अब कई देशों में उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाता है। आधुनिक महिलाएं अब स्वतंत्र होना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि महिलाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। वह पुरुष की मानसिकता के बारे में कहती हैं कि सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों की पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि आप सैनिकों को बहुत सारा सम्मान देते हैं, मगर औरतें भी तो दिन पर दिन युद्ध लड़ती हैं, उनको वो सम्मान क्यों नहीं दिया जाता। लेखक श्री पॉल दे कुइफ की मौत के खिलाफ मनुष्य एक पुस्तक में जिक्र करते हुए वे कहती हैं कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर सैनिक जितनी तकलीफ, पीड़ा, दर्द, बीमारी और यंत्रणा उठाते हैं, उससे कहीं अधिक दर्द वे औरतें उठाती हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं। जब बच्चा जनने के बाद औरत के शरीर का आकर्षण कम हो जाता है तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। लोग शायद ये भूल जाते हैं कि औरत ही मानव जाति की निरंतरता बनाए रखती है। तो अब यहाँ पर ये क्या बताती हैं कि हम सैनिकों को बहुत तरीके का सम्मान देते हैं। माना कि सैनिकों को बहुत तरह की तकलीफें होती हैं, दर्द होती हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दर्द होता है जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है।
तो जब वो बच्चे को जन्म देने के बाद उसका शारीरिक सौंदर्य खत्म हो जाता है तो आदमी उससे विमुख हो जाता है, उसकी तरफ उसको अट्रैक्शन नहीं रह जाता, प्यार नहीं रह जाता। तो ऐसा क्यों होता है, इनके अंदर ये क्वेश्चन भी था। वह लगातार संघर्ष करती हैं, शायद इतना संघर्ष सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। तो वो औरतों के लिए बोलती हैं कि वो इतना सब कुछ सहती हैं, इतना दर्द सहती हैं और पूरे हर समय वो अपने परिवार के लिए लगी रहती, संघर्ष करती हैं, लेकिन इतना संघर्ष तो सिपाही भी नहीं करते जितना औरतें करती हैं। वह अंत में कहती हैं कि मैं कदापि ये नहीं चाहती कि औरतें बच्चे जनना बंद कर दें, परंतु मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो समाज में औरतों के सौंदर्यमयी योगदान को महान नहीं मानते। वह आशा के साथ अपने कथन को समाप्त करती हैं कि अगली सदी में औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। तो वो कहती हैं आखिर में अपनी, जब अब डायरी को जहाँ पे आखिरी तक उनको लिखी गई है वहाँ तक, कि हम ये नहीं चाहते कि औरतें जो हैं बच्चे जनना यानी पैदा करना बंद कर दें। उनका यहाँ तात्पर्य है कि वो करें, लेकिन इस जो सुंदर योगदान है समाज के लिए, संसार के लिए, उसको सराहें, समझें, लोग उस चीज़ को समझें। ये नहीं कि उसकी वजह से अगर उनका सौंदर्य खो जाता है तो उनको नकारना, उनको एकदम पूरी तरीके से अपनी नज़रों से उतार देना, ऐसे काम करें। तो ये एन की डायरी के जो मेन चीज़ें थी वो हमने आपको यहाँ पर समझाई। अब उसी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्या है प्रश्न 1, युद्ध के दौरान शहरों का माहौल कैसा हो गया था, सविस्तार लिखें। तो जब ये युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस समय शहरों का सबका माहौल कैसा हो गया था, ये हमें एन की डायरी के हिसाब से लिखना है। एन फ्रैंक लिखती हैं कि युद्ध का नाजायज फायदा डचों ने सबसे ज्यादा उठाया। जो लोग अपनी मोटरसाइकिलें या कारें खड़ी करके बाजार में खरीदारी करते थे, उनकी गाड़ियां चुरा ली जाती थी। चोरी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि लोग अंगूठी तक पहनना छोड़ चुके थे। 8-10 वर्ष का बच्चा भी खिड़की तोड़कर घर में रखा सामान उठा ले जाता था। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इतनी देर में तो उनका सारा घर लूट लिया जाता था। चोरी हुए सामान के बारे में आए दिन विज्ञापन छपते कि जो यह सामान लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। गलियों और नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां तक लोग उतार कर ले जाते थे। सार्वजनिक टेलीफोन का कोई भी पुर्जा लोगों में नहीं छोड़ा जाता था। तो क्या हो गया था कि लोग, अगर भाई जाहिर सी बात है, हम भी अगर शॉप पे जाते हैं तो पहले अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, चले जाएंगे, तो वो क्या होता, इतना ज्यादा माहौल हो गया था खराब कि लोग अपनी अगर गाड़ियां खड़ी करके जाते थे, गए सामान खरीदने, तो देखा लौट के आए उनकी गाड़ियां गायब। लोगों ने अंगूठियां पहनना बंद कर दिया था कि भाई उनको चाकू छुरा दिखा के उनकी अंगूठियां उतार दी जाती थी, तो अंगूठियां बंद नहीं कर। घर आप 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते थे, घर छोड़ा नहीं कि सामान सारा पूरा घर साफ हो जाता था आपका। खिड़कियों के कांच तोड़ तोड़ के लोग सामान उठा ले जाते थे। मतलब बहुत ही बुरी हालात हो चुके थे युद्ध के समय। प्रश्न संख्या 2 है, 19 मार्च 1943 की चिट्ठी में एन ने गिल्डर मुद्रा के बारे में क्या बताया है, इससे क्या परेशानी आ गई थी। तो गिल्डर, 1000 गिल्डर का जो नोट बंद कर दिया गया था, उससे रिलेटेड क्या परेशानी हुई थी, और आप जो कुछ भी जानते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या हुआ था, एन बताती है 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित कर दी गई किए जा रहे थे। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था। मतलब जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे, जाहिर सी बात है वो होल्ड मनी लेंगे तो बड़ा नोट लेने की ही कोशिश करेंगे, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही दुखदायी चीज थी। उससे बड़ा संकट उन लोगों का था जो या तो भूमिगत है या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते, और लोगों को दिक्कत थी जो अंडरग्राउंड थे या जिनके पास इतना बेइंतहा पैसा था कि जिन्होंने अपने सारे पैसे को छिपा के रखा था, हिसाब किताब था ही नहीं कि कितना पैसा है। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा। अगर आप 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने जा रहे हो, जैसे अवैध घोषित हुआ, तो अब क्या है, अब आप वो नोट बैंक में दीजिए, आपको उसकी जगह दूसरा पैसा मिल जाएगा। तो अब आपको ये देना पड़ता था कि इतना बड़ा नोट आपके पास आया कैसे, इसका आपको प्रूफ भी देना पड़ता था। ये भी एक मुसीबत थी। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता, यानी कि जब आप टैक्स दें तब इन्हें आप दे सकते थे, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। मतलब 1000 गिल्डर अभी अवैध घोषित किया और अगले हफ्ते तक 500 गिल्डर का नोट भी बंद होने वाला था। गेट एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी में आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटाया दिया गया।
यानी कि अब जो कंपनी के पास जो नोट थे, अब लोग परेशान थे, भाई क्या किया जाए, उनका कोई हिसाब नहीं था कि हमारे पास नोट आया कैसे। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के आगे आने वाले कुछ सालों का कर उन नोटों से चुका दिया। प्रश्न संख्या 3 है, एन को यह डायरी लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इस डायरी के द्वारा वह क्या कहना चाहती है। भाई एन अज्ञातवास में थी, तो उन्हें ये डायरी लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई और इस डायरी के माध्यम से उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश करी है। एन चाहती थी कि लोग नाजियों के अत्याचारों के बारे में विस्तार से जानें। भाई वो नाजियों का ही प्रकोप झेल रही थी जो उन्होंने अज्ञातवास दिया था। कही हुई या सुनी हुई बातों का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, यह प्रभाव स्थायी भी नहीं होता, इसलिए उसने इन बातों को लिखने का मन बनाया ताकि लोग पढ़ें, सच को जानें और उससे प्रभावित हों। वह लिखती हैं कि मैं सही बता रही हूं कि युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यहूदियों को अज्ञातवास में क्यों जाना पड़ा, यहूदियों पर कितने जुर्म हुए। ये सब बातें बताने के लिए ही एन ने डायरी लिखी। तो अब एन डायरी क्यों लिख रही थी कि यहूदियों पर किस तरीके से नाजियों द्वारा अत्याचार ढाए गए, उन्हें क्यों जाना पड़ा, उन्हें कैसा जब जीवन व्यतीत करना पड़ा, जब वो क्या कहते हैं यातना गृह में गए तो उन्हें कितनी तकलीफें हुई, वो जब उससे छिपे हुए अज्ञातवास में थे तो उन्हें कैसी, यही सब चीजें सारी दुनिया जान सके, इसलिए एन ने ये डायरी लिखी। क्योंकि कही सुनी बातें हम आज सुनेंगे 4 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन लिखी हुई बातें बहुत लंबी होती हैं, आप हमेशा ताउम्र याद रखेंगे। तो इसीलिए एन ने यह ध्यान रखकर डायरी को लिखना मुनासिब समझा। प्रश्न संख्या 4 है, क्या दिया है यहां पर, संवाद योजना की दृष्टि से यह डायरी सर्वथा सफल एवं सार्थक रही, सिद्ध कीजिए। तो यहां पर क्या चीज है, संवाद योजना, हम जो बात करते हैं, ठीक है, तो इस उससे ये डायरी एकदम सही थी, हमें ये चीज यहाँ सिद्ध करनी, तो इसके लिए हमें कुछ संवादों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यद्यपि डायरी में संवाद योजना नहीं होती, लेखक या लेखिका केवल आत्मपरक शैली में ही घटनाओं के क्रम के वर्णन करते हैं, लेकिन एन की इस डायरी में संवाद योजना अनूठी है। अब क्या होती है जब हम डायरी लिखते हैं, देखिए डायरी तो पहली चीज होती है कि हमारी पर्सनल होती है, हम उसे सार्वजनिक नहीं करते क्योंकि हम किसी को पढ़ाना नहीं चाहते, तो उसमें किसी तरीके की संवाद योजना है। संवाद योजना का मतलब होता है कि हम जो बात कर रहे हैं उस तरीके से नहीं लिखेंगे, हमने क्या महसूस किया हम इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन एन की डायरी में संवाद योजना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लिखा भी गया है। 9 मार्च 1943 की चिट्ठी में उसने संवाद योजना के प्रयोग किए हैं, जब हिटलर घायल सैनिक से बातचीत कर रहे थे और हाल चाल जान रहे थे। सॉरी 9 नहीं, ये है 19 मार्च 1943 की चिट्ठी में उन्होंने लिखा था हाल चाल जान रहे, यानी कि हिटलर जो है वो किससे बात कर रहे थे, अपने घायल सैनिकों से। संवाद योजना के प्रयोग में किए जाने पर प्रस्तुत है। इस संवाद योजना के एक उदाहरण है, मेरा नाम हेनरिक शाम्पेल है, यानी कि अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, हिटलर बात कर रहा है और जो घायल सैनिक है। जिस संवाद को एन ने रेडियो पर सुना था उसे यहाँ पर लिखा है। तो अब मरीज क्या बोल रहा है, मेरा नाम हेनरिक शापेल है। इस प्रकार इस डायरी के संक्षिप्त संयोजना स्वाभाविक एवं सर्वथा सार्थक बन गई है। आप कहाँ जख्मी हुए थे, स्नालिग्राद के पास में। किस किस्म का घाव है यह, दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू की हड्डी टूट गई है। इस प्रकार इस डायरी में संक्षिप्त संवाद योजना स्वाभाविक एवं सार्थक बन पड़ती है। तो अब यहाँ पर ये जो डायरी हमारे सामने रखी गई है, जो कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि उसने ये बात ऐसे अच्छे तरीके से लिखी है कि हमको ये लग नहीं रहा है कि ये डायरी में नहीं, हम कोई संवाद पढ़ रहे हैं, संवाद लेखन पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें नहीं लगा। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर ये पार्ट हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी बताए, जबकि इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम पहले करा चुके हैं, तो उन्हें आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। तो ये वन शॉट जो रिविजन हम लोग करा रहे हैं, ये सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल नहीं है, सभी सब्जेक्ट में आपके लिए अवेलेबल है। तो ये आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetbrains.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वन शॉट रिविजन है, आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने वन शॉट रिवीजन जिन भी क्लासेस में कराया जा रहा है वो आपके सामने होंगे, 9th, 10th, 11th, 12th। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 12th,
तो सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट करेंगे जहाँ वॉच नाउ लिखा है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने में 12th की पूरी प्लेलिस्ट आएगी। तो आप इसमें देखेंगे कि आपके सभी सब्जेक्ट जितने भी 12th में पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आपके सामने होंगे। आपको सिर्फ करना है, जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है आप उसे सिलेक्ट करेंगे, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उससे आपकी पूरी जितने भी चैप्टर हैं सभी सामने आएंगे। तो जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें क्लिक करिए, आपका वीडियो स्टार्ट होगा, वीडियो देखिए, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि हम यहाँ बेइंतहा कोशिश करते हैं कि आपके सभी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो। तो ये वीडियो देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।